अब आप इस गैसियस आइसोलेटेड एटम से जब 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, क्या कर रहे हैं आप, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं +1 आयन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो एनर्जी लगाई सबको पता है क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी है ये, फर्स्ट। कौन सी है, फर्स्ट। प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। +1 आयन बना, हमें तो +2 बनाना है, वो भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन, 1 मोर इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से रिमूव करेंगे। अब की बार जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। कौन सी, सेकंड। प्लस का मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, हम लगा रहे हैं एनर्जी, खर्च हो रही है। अब बन गया M+2। क्या अभी भी हम यहां पे पहुंचे, नहीं पहुंचे। यहां पे लिखा है एक्वस, क्या लिखा है, एक्वस। और ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। जब कोई गैसियस आयन वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होके एक्वस फॉर्म में जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। और जब आयन का हाइड्रेशन होता है, आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और अब की बार एनर्जी रिलीज हुई है तो साइन कैसा लगा, नेगेटिव। मतलब सॉलिड मेटल से यहां तक पहुंचने में 1 2 3 4 स्टेप, जिसमें से 3 स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, चौथे स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। डियर स्टूडेंट, कुछ भी बनते वक्त, कोई भी प्रोडक्ट बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल होगा। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी, ये पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा सा लॉजिक क्या है, इन सब एनर्जीज को मिला करके एक टर्म बना दी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसी मेटल के लिए, जैसे मैं बात करूं Zn+2 एक्वस और Zn सॉलिड, इसके लिए वैल्यू -0.76 होती है। किसी मेटल का ये वाला पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, जितना कम होगा, इसका मतलब यहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या मतलब समझे, फिर से सुन लो। ये वैल्यू जितनी नेगेटिव है, जितना कम है, तो यहां पे +2 स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब जो है वो कम हो रही है, और ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। तो Zn+2 के लिए ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब Zn+2 मोर स्टेबल है। और ये आपने पढ़ा है Zn+2 में क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, वेरी स्टेबल। दैट इज वाई ये यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। जब हम देखते हैं कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर के लिए, तो ये वैल्यू हमें मिलती है +0.34, यानी कि कॉपर में +2 स्टेट इतनी स्टेबल नहीं है जितना कि Zn+2 है। इज दैट क्लियर? क्योंकि कॉपर +2 में बनते वक्त कॉपर का ये जो स्टेप है ना, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे D10 आ जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, वेरी पॉजिटिव, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो कॉपर का +2 स्टेट कम स्टेबल है। मैग्नीज के लिए बताइए क्या होगा ये, आप बोलेंगे सर मैग्नीज के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीज +2 क्या होता है, स्टेबल। किस वजह से, D5 की वजह से, D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। समझ आई ये बात? अब चलिए यहाँ देखिए, हमने कहा कि इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब +2 स्टेट मोर स्टेबल, ठीक है। अब इनका अगर आपस में कंपैरिजन करें, तो वो मेटल जिसके लिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है या कम है, वो मेटल ज़्यादा स्टेबल होती है। दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव, सॉरी नॉट स्टेबल, दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव। जिस मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो मेटल मोर रिएक्टिव है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, हाँ कि ना। इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है, ये यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। क्यों है? क्योंकि जिंक का +2 आयन ज़्यादा स्टेबल है, कॉपर का +2
कम स्टेबल है। क्लियर है ये चीज़? तो हमें यहाँ से कुछ बातें पता चली, एक ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, दूसरा मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी। क्लियर है ये चीज़? ओके। कॉपर के लिए ये प्लस 0.34 है, और पता है हाइड्रोजन के लिए जब आप 11th क्लास में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? 0। और कॉपर के लिए कितनी? प्लस 0.34। कम किसका है? हाइड्रोजन का। मतलब कॉपर हाइड्रोजन को भी उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ आई बात? यानी कि कॉपर अगर नॉर्मल एसिड में ऐड करोगे तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। हाँ, H2SO4 और HNO3 ये दो ऐसे एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो कॉपर को कॉपर +2 में बदल देंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। बाकी एसिड ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? फाइनल टर्म पे आते हैं, मेटल +3 +2। अगर ये वैल्यू किसी मेटल के लिए क्या है? हाईली नेगेटिव, इसका मतलब उस मेटल का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है? +3। अगर ये वैल्यू है पॉजिटिव या ज़्यादा तो फिर कौन सा स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? +2। चलिए बात करते हैं मैग्नीज। अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीज +3 +2, क्या लगता है ये वैल्यू बहुत पॉजिटिव होने वाली है या नेगेटिव? मैंने कहा अगर +3 ज़्यादा स्टेबल है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में से अगर ज़्यादा स्टेबल होगी तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब लोअर स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो ये वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। वाई? क्योंकि सबको पता है Mn+2 में होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल, और ये क्या है? लेस स्टेबल। हायर स्टेट अगर लेस स्टेबल है इसका मतलब वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गई बात? ये वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितना नेगेटिव होती है मतलब वहाँ पे लिखी हुई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं स्कैंडियम के लिए बताइए, E0 Sc+3 Sc+2, इसके लिए ये वैल्यू कैसी मिलेगी? बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि सबको पता है सर स्कैंडियम +3 इज़ वेरी स्टेबल। किसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन? वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आर्गन के जैसा। ठीक है, तो स्कैंडियम के लिए ये +3 +2 वाली वैल्यू कैसी मिलती है? नेगेटिव। इसका मतलब स्कैंडियम की +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक ऐसे ही क्रोमियम के लिए भी कैसी मिलेगी? नेगेटिव। कैसी मिलेगी? नेगेटिव, क्योंकि क्रोमियम में भी +3 स्टेट मोर स्टेबल होती है। ठीक है, क्रोमियम में +3 स्टेबल क्यों है? पिछले वीडियो में बताया था। D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। फाइन, तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स NCERT बेस्ड चैप्टर हमने यहाँ पे रिवाइज किया। टोटल 4 वीडियो बने हैं। अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और F ब्लॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आए तो 1-2 बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स के कंप्लीट पूरे वीडियोस हम यहाँ पे चैप्टर के बनाने वाले हैं। बिल्कुल आराम से स्लो मोशन में अच्छे से पढ़ाते हुए आपको समझाने वाले हैं। डाउट फिर भी कोई आता है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उस पर हम ज़रूर फोकस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।